सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब ने और आमिर ज़िया साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर या शायद स्काइप पर होंगे। और आज जो मौज़ूआत हैं वो यकीनन जो पाकिस्तान के इस वक्त धरना है, IMF है, डॉलर की जो परवाज़ है, वो सारे ये मौज़ूआत आज हम उन पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक आज बात करना चाहता हूँ अपने तमाम नाज़रीन से, हुकूमत पाकिस्तान से और जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी। आज काबीना का इजलास था और उस इजलास में फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, आप सब जानते हैं पाकिस्तान में जो लोग नज़र रखते हैं सहाफ़ियों पर कि एक पास्ट है मेरा और उनका। उन्होंने हमला किया मुझ पर, उन्होंने मुझे मारा पीटा भी, अगरचे FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट में वो केस पेंडिंग है। तो एक मेरा और उनका एक पास्ट है। लेकिन आज उन्होंने काबीना में द्रोह गोई से काम लिया, झूठ बोला उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये कहा कि बोल टेलीविज़न और उसके एंकर्स, जिसमें मेरा नाम भी शामिल था, कि हमारा तहरीक लब्बैक के साथ कोई ताल्लुक़ है, हम उनको बिहाइंड द सीन उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हमने एक झूठ का तूफ़ान बर्पा किया हुआ है अपनी स्क्रीन्स पर और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो तहरीक लब्बैक को हम इंटाइस कर रहे हैं, उसको भड़का रहे हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी साजिश में हम शामिल हैं। और फिर उसके साथ उन्होंने कुछ गलत ख़बरों का भी जिक्र कर दिया कि जी वहाँ पर ख़बरें आ रही हैं कि इतने लोग जो हैं वो शहीद हो गए और हेलीकॉप्टर से फायरिंग की गई और ये सब कुछ हुआ। तो मैं एक बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि जो बोल की जो स्क्रीन है, यहाँ की एक अपनी मैनेजमेंट है और उनका एक अपना डिसिप्लिन है, उनकी एक अपनी एडिटोरियल पॉलिसी है जिसमें हम पाकिस्तान के अवाम का साथ देते हैं, ऑब्जेक्टिवली हम ख़बरें करते हैं, हमारी कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनकी हुकूमत के हवाले से कोई किसी तरह के भी हमारे अज़ाइम नहीं है और ना ही हमने अपनी स्क्रीन से कोई इस तरह की बात कही है। हाँ, एक बात जो आज उन्होंने झूठ बोला फवाद चौधरी साहब ने, मेरा, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ, मेरा अपना एक यूट्यूब पर भी चैनल है, मेरा अपना एक ट्विटर अकाउंट है जिस पर मैं जो उन चैनल्स की और उस अकाउंट की जो पॉलिसी है वो मैं तय करता हूँ। और मैंने जो लोगों से बात की, जो मुजाहरे में जो मौजूद थे, जिस तरह उन्होंने हमें बताया कि क्या कुछ नहीं किया गया, किस तरह से, वो मैं उसको ओन करता हूँ और वो मैंने अपने सोशल मीडिया पर वो बातें कहीं, ट्विटर पर भी कहीं और अपने जो मेरा यूट्यूब के वीलॉग हैं उन पर भी मैंने कहीं। फवाद चौधरी साहब उनको मिक्स करके बोल टेलीविज़न, जिसके अंदर सैकड़ों लोग काम करते हैं, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं और एक डिसिप्लिन के तहत काम करते हैं, एक एडिटोरियल पॉलिसी के तहत काम करते हैं, जो एक कलेक्टिवली जो हमारी टीम बनाती है। और कभी भी हमने ना झूठ को प्रमोट किया और ना ही हमारे कोई लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी तरह की किसी साजिश में मुलव्वस होंगे। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने जो उनके अंदर का वो जो गुस्सा है मेरे साथ, उसको निकालने के लिए आज बोल टीवी पर काबीना में उन्होंने झूठ बोला और जो चीज़ मेरी सोशल मीडिया पर ट्विटर अकाउंट पर जो थी उसको बोल की स्क्रीन से एट्रीब्यूट करके वज़ीर-ए-आज़म साहब को गुमराह करने की कोशिश की। तो मैं ये वजाहत अपने प्रोग्राम में दूसरा जो कंटेंट है उस पर बात करने से पहले ये वजाहत करना चाहता था कि जो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, जो मेरा यूट्यूब अकाउंट है, उसमें मैं हक़ाइक़ अपनी जो मेरी तय करदा पॉलिसी है उसकी रोशनी में चाहे कितना भी रिस्क हो वो मैं करता रहूँगा। मैं खड़ा हूँ अवाम के साथ, मज़लूमों के साथ, और मैं वो सारी चीज़ें हाईलाइट करता रहूँगा। ना मैं डरने वाला हूँ, अल्लाह के हाथ मेरी जान है और किसी के साथ झगड़ा नहीं है, किसी को कुछ चैलेंज नहीं है, किसी रियासत से कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन जो खबर है, सच्ची जो खबर है, जो मज़लूम का जो खबर है, वो मैं ज़रूर वो देता रहूँगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और बोल में मैं भी उस पॉलिसी का पाबंद हूँ
जो यहाँ की एडिटोरियल कमेटी की जो पॉलिसी है, जिसका मैं एक मेंबर ज़रूर हूँ लेकिन मैं कोई सोल अथॉरिटी नहीं हूँ, और उस पॉलिसी में हम ना झूठ बोलते हैं, ना एग्जेजरेट करते हैं, और ना ही किसी के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन चला रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ, ये मैं पहले गोशगुजार करना चाहता था। अब जो सबसे इस वक्त बड़ी ख़बर है पाकिस्तान की, जिसमें एक स्टैंड ऑफ है हुकूमत और एक मजहबी जमात के दरमियान, उसका क्या हल होना चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है, कोई भी पाकिस्तानी इससे खुश नहीं, और हम ये जो खबर कर रहे हैं उसकी वजह ये नहीं है कि हम कोई वायलेंस को इंटाइस कर रहे हैं या हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस मसले का एक हल निकलना चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान ही की लॉ इन्फोर्समेंट है और दूसरी तरफ पाकिस्तान ही के शहरी हैं, और मामला बड़ा संजीदा है। तो सबसे पहले जो लेटेस्ट है सिचुएशन वो जान लेते हैं। जुनैद साहब जो हमारे नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं कामुकी में। जुनैद, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, आवाज़ आ रही है सर। जी जुनैद, माशाल्लाह आप तो DSNG पे हैं। अच्छा, कुछ हमें बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है, और ख़बरें ये आ रही हैं कि कोई पुलिस वालों को यरगमाल बना लिया गया, पुलिस वालों के ऊपर मुजाहिरीन ने कलाशनकोव से फायरिंग की। ये बाकायदा वफाकी वज़रा ये बात कह रहे हैं। आप सारा दिन जुलूस के साथ थे, आपने कोई असला या कोई इस तरह की एक्टिविटी, कुछ आप इसको कंफर्म या इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सर, मैं सुबह तकरीबन 8 बजे के बाद से मुजाहिरीन के साथ मौजूद हूँ। मुजाहिरीन की और पुलिस की इस हवाले से जो है वो काफ़ी झड़पें भी हुई। सादोकी के मुकाम के ऊपर तकरीबन 2.5 घंटे जो है वो मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी रहा। और एक जो बात ख़ास तौर पर हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से की जा रही है कि जी पुलिस एहलकार जो यरगमाल बनाए गए हैं, जी आया कि ये बात सही है या नहीं। तो मैं पूरा दिन यहाँ मौजूद था। शेलिंग भी जो जब हो रही थी उस वक्त भी बोल की टीम यहाँ पर मौजूद थी। तो ये चीज़ वाज़िया तौर पे वो जो पुलिस एहलकार थे वो मुजाहिरीन पे जब जो शेलिंग कर रहे थे तो उन्हें मुजाहिरीन ने पकड़ा ज़रूर था। पकड़कर उनको मरकज़ी कंटेनर के पास लाया गया जहां पर कायदीन सारे मौजूद थे, और उन्हीं कायदीन ने, चूँकि पास जो है वो ईदी की एम्बुलेंस थी, तो उन्हीं कायदीन ने उस ईदी के एम्बुलेंस के अंदर उन्हीं जो पुलिस एहलकार थे उनको बिठाया और उनको रवाना कर दिया। कोई भी पुलिस एहलकार यहाँ पर जो है वो मजहबी जमात के मुजाहिरीन के यरगमाल यहाँ पर नहीं है। इस वक्त की सूरत हाल के आपको हवाले से मैं आपको गा सकूं तो मेरे कैमरामैन नवीद आपको दिखा सके तो मरकजी कायदीन का एक कंटेनर है, और इसके बिल्कुल सामने आप जो एक एम्बुलेंस देख रहे हैं, यहाँ पर इस एम्बुलेंस के अंदर जो है जो शोहदा आज इनकी शहादतें हुई हैं। सादुकी के वाक़े के अंदर सिर्फ आज की बात हो रही है। ये इस एम्बुलेंस के अंदर शोहदा की मैयतें रखी गई हैं, और इनका नमाज जनाजा के हवाले से जो है वो क़यादत ये कह रही है कि ये फैज़ाबाद में जाकर ये अदा किया जाएगा। अभी मुजाहिरीन ने यहाँ पर कामुकी के अंदर ही क़याम करने का फैसला किया। अच्छा, आज एक ये मुजाहिरीन ठीक है, कामुकी के अंदर ही स्टे करेंगे। अच्छा जुनैद मेरी ठीक है आपकी बात, मेरा अगर आप सवाल सुन लें, अगर आप मेरा सवाल सुन सकते हैं तो सवाल मेरा ये है जुनैद कि ये कहा गया कि पुलिस पर फायरिंग की गई है कलाशनिकोव से। असला आपने देखा मुजाहिरीन के हाथों में? कोई इस तरह की भी बात जो हुकूमती वज़रा कर रहे हैं वो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं? जी मुजाहिरीन के पास किसी भी तरह का असला मौजूद ही नहीं था। आज पूरा दिन मुजाहिरीन के पास अपने पत्थर जो थे जो आसपास से उन्होंने इकट्ठे किए वो ज़रूर थे, या उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए जो डंडे उनके पास मौजूद होते हैं लकड़ी के वो ज़रूर मौजूद थे, जिसके साथ वो पुलिस के साथ मुकाबला भी करते रहे, और पुलिस के साथ जो है वो कई दफ़ा झड़पें होती रही। ताहम किसी भी तरह कोब या कोई भी असला जो है वो मुजाहिरीन के हाथ में मैंने पूरा दिन, हम बोल की टीम ने पूरा दिन नहीं देखा। हम पूरा दिन यहाँ पर थे। अच्छा, झड़पें होती रही और मुजाहिरीन जो है वो अपने आप को बचाते रहे, शेलिंग से बचाते रहे। अच्छा, एक और सवाल मैं करना चाहता हूं आपसे। गवर्नमेंट ये कह रही है कि मुतालबा ये कर रहे हैं मुजाहिरीन के आप जो फ्रांसीसी सफ़ीर है उसको यहाँ से निकाल दें। कल हमारी शूरा के रुकन से भी बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि हमारा मुतालबा ये है कि ये कौमी असम्बली में जो करारदाद है उसको पेश किया जाए, और जो कौमी असम्बली फ़ैसला करेगी उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आपकी यहाँ पर मुजाहिरीन से बात हुई, कायदीन से बात हुई, गवर्नमेंट ये जो कह रही है या ये कोई यानी तब्दीली हुई है लबैक के पॉइंट ऑफ व्यू में, या वो अभी भी यही कह रहे हैं कि हम कौमी असम्बली में करारदाद पेश करना चाहते हैं?
जी, ये शुरू से ही कोई तब्दीली मौक़िफ़ के अंदर जो है वो नहीं हुई। शुरू से ही ये बात जो है वो शूरा की जानिब से कही जा रही थी कि ये जो गुस्ताखी हुई है ये सरकारी सतह से हुई है और इसका जवाब जो है वो सरकारी सतह पर ही दिया जाए। इस हवाले से कौमी असम्बली के अंदर जो पिछली दफ़ा बात हुई थी वो सिर्फ 15 से 20 मिनट बात कर इजलास को जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। तो उनका ये शूरा का यहाँ पर यही मौक़िफ़ है कि इस चीज़ का जवाब सरकारी तौर पर दिया जाए। वो भी यही चाहते हैं कि इसका जवाब हुकूमत वक़्त दे। उनका यही कहना था कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारी कोई हुकूमत के साथ जंग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तौहीन रसालत के इशू के ऊपर आए हैं और सिर्फ इसी मसले को लेकर जो है वो आगे बढ़े और उनका मौक़िफ़ भी यही है। ठीक हो गया जुनैद, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह गाहे बगाहे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ मुफ्ती मुनीबुर रहमान का, वो बड़ी देर से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होल्ड में है। मुफ्ती साहब, मेरी माजरत कि मैं ताख़ीर से आपकी तरफ आ रहा हूँ। अब ये एक अजीब सी सिचुएशन है, इसका हल क्या होना चाहिए? अब बिल्कुल एक स्टैंड ऑफ है और आप माशाल्लाह एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, तो क्या जो मजहबी कुव्वतें हैं उनको बीच में कोई रोल प्ले करना चाहिए? क्या इसको कैसे वी शुड टेक इट फॉरवर्ड, हम क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बराए मेहरबानी मुझे बीच में इंटरप्ट न कीजिएगा, मैं तरतीब से अपनी बात करूंगा। जी, सबसे पहले तो ये कि वजीर दाखिला ऐसे बयानात दे रहे हैं जो जज्बात को मुश्तइल करते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी जज्बात को ठंडा रखने की होती है। हर एक को मालूम है कि हुकूमत के पास ताकत भी होती है, ताकत को इस्तेमाल करने का इख्तियार भी होता है, उसके वसाइल भी हैं, लेकिन दुनिया की कोई दानिशमंद, मुहज़्ज़ब और मुतमद्दिन हुकूमत अपने अवाम पर असलहा नहीं बरसाती, अपने अवाम पर तशद्दुद नहीं करती और न इसे अपने लिए काबिले इफ्तिखार समझती है। अब मैं असल मसले की तरफ आता हूँ। पहली बात तो ये है कि वजीर दाखिला गलत बयानी से काम लें। इन्होंने TLP से जो पहला मुआहदा किया था उस पर भी इन वज़रा के दस्तखत थे कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाएगा, लेकिन बाद में रमज़ान की सुबह सादिक के वक्त इन्होंने वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर, वज़ीर दाखिला, वज़ीर क़ानून पंजाब और गवर्नर पंजाब ने जो मुआहदा किया उसमें फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने की कोई शिक शामिल नहीं थी, बल्कि ये था कि इस मसले को पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा। उसके अलावा कुछ और गवर्नमेंट के वादे, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने वादों का ईफा करने और उन पर अमल करने के बजाय दोबारा क्रैक डाउन शुरू कर दिया। उनकी शूरा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अदालतों के फैसलों के बावजूद हाफिज साद रिजवी को रिहा करने से इनकार कर दिया और रुकावटें डाली जाती रहीं। ये ट्रस्ट वर्दी और जो काबिले एतमाद हैं और जिन्हें अपने आप पर और अपनी कौम पर एतमाद होता है, वो वादा करके उससे इनहिराफ नहीं किया करते, बल्कि ईफाए अहद की मिसाल पेश किया करते हैं। फिर वजीर दाखिला ने टेलीविजन पर कहा कि एक मुतालबे के सिवा इनके बाकी मुतालबे ऐसे हैं जो तस्लीम किए जा सकते हैं, तो फिर उन्हें चाहिए कि उन वादों को तस्लीम तो पहले कर चुके थे उन करें, उनकी तमाम असीर अरकान को रिहा करें,
उनके खिलाफ दायर मुकदमात को वापस लें। जो FIR एक 70 साला शेखुल हदीस जो पाकिस्तान में अहले सुन्नत की सबसे बड़ी जामिया का शेखुल हदीस है, हाल ही में दहशतगर्दी की दफात में उनकी FIR काटी गई है। इन सब चीज़ों को गैर मशरूत तौर पर वापस लिया जाए। फिर मैं पाकिस्तान की तारीख आपको बताता हूँ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के मरहूम के खिलाफ जब PNA की तहरीक चल रही थी और उन्होंने मुज़ाकरात का फैसला किया तो PNA के कायदीन कोई DI खान जेल में, कोई हरीपुर में, कोई वड में, कोई सखर में, इसी जेल में थे। उन सबको आज़ाद किया और रेस्ट हाउस में यकजा किया ताकि वो बाहमी मुशावरत से फैसला कर सकें और बाहमी मुशावरत से मामलात को तय कर सकें। इनको भी चाहिए था कि जेलों में जाने की बजाय उन्हें किसी रेस्ट हाउस में पूरी क़यादत को यकजा करते। और मैंने मुजीबुर रहमान शामी साहब का अभी 7 बजे का प्रोग्राम सुना। उन्होंने कहा कि मैंने उनके खिताबात सुने कि हमारे अमीर को ले आओ और वो हमें कहेंगे तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन और इसी तरह से शेड्यूल 4 को गैर मशरूत तौर पर उठाया जाए। खुद शेख रशीद ने कहा कि जो जिनके अकाउंट फ्रीज हैं वो ओपन कर दिए जाएंगे, इन पर पाबंदी को उठाया जाए। तो अगर वो एक गुडविल जेस्चर के तौर पर ये इक़दामात करते तो एक अच्छी फ़ज़ा पैदा होती। हुकूमत के पास तो हर वक्त इख्तियार होता है, लेकिन अगर उसकी नीयत सही हो और धोखा देना उसके मकासद में न हो तो जो वादे वो करते हैं और जिन पर दस्तखत करते हैं उनको अमली शक्ल में उन्हें करना चाहिए। अब मैं आता हूँ असल मसले की तरफ कि शेख रशीद साहब के मुसलसल बयानात आ रहे हैं। हम फ्रांसीसी सफारत खाने को बंद नहीं कर सकते, फ्रांसीसी सफीर तो है ही नहीं, मुल्क बदर नहीं कर सकते। कोई इनसे पूछे कि इस मुआहदे में फ्रांसीसी सफारत खाने को बंद करने का मुतालबा कहाँ शामिल है, या अब मौजूदा मुआहदे में फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने या सफारत खाने को बंद करने का कोई नहीं है। आप उसको एक करारदाद, प्राइवेट करारदाद की शक्ल में पार्लियामेंट में ले गए हैं, एक सेशन में उस पर डिस्कशन करा दें और इस फितने और फसाद को ख़त्म करें। लेकिन हुकूमत की नीयत मुझे शक है, वो बजाय इसके कि मसाइल को रिजॉल्व करे, पुरअमन तरीके से करे। आप ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने दर्जनों आदमी पहले भी शहीद किए, अब कर दिए, तो क्या ये तारीख में आपके रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होंगे और क्या इनको भुला दिया जाएगा? लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि मुआहदे पर लफ्ज़न और मानन अमल दरामद करें, उनकी सारी क़यादत को रिहा करें, उनको यकजा होकर आपस में मुशावरत का मौका, और जिन मुआहदे में जिन बातों को आपने तस्लीम किया है उनकी गर्दान न सुनाएं, उनको इन्फोर्स करें, उनको नाफिज करें, उन पर लफ्ज़न और मानन अमल करें ताकि उनको पता चले कि गवर्नमेंट की नीयत दुरुस्त है। उसके बाद जो मसला है फ्रांसीसी मसला, वो तो आसान कर दिया गया है कि आप पार्लियामेंट में ले गए हैं और आप पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन करा दें। इसके अलावा तो कोई मायने आप पर नहीं है। लेकिन आप लोगों को फरेब दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर नहीं कर सकते, फ्रांसीसी सफारत खाना बंद नहीं कर सकते, पूरा यूरोप दुश्मन हो जाएगा। तो ये मुझे बताएं कि ये मुआहदे में कहाँ लिखा हुआ है? जो आखिरी मुआहदे पर सबके दस्तखत हैं,
वजीर दाखिला, वजीर मज़मूर, वजीर कानून पंजाब, गवर्नर पंजाब बैठे हैं, क्या उसमें कोई एक भी ऐसी शिक शामिल है? इसलिए मैं अब भी कहता हूँ, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहता हूँ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहता हूँ कि इस मसले को दानिशमंदी से और बसीरत से हल किया जाए। ये काबिले हल मसला है, ये नाकाबिले हल मसला नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आप जाके एक बंदे से जेल में मिल लें और उसने मुझे ये कहा तो मैंने ये कहा। उनको इकट्ठा करें, उनको आज़ाद करें। हाई कोर्ट ऐसे जायद बार उनके रिलीज करने का ऑर्डर जारी कर चुकी है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो लीडरशिप आएगी तो अपने लोगों को कंट्रोल करेगी। आप जितनी गोलियां चाहें बरसा दें, लेकिन आपको एक आदमी की वर्थ मालूम है कि उसके एक इशारे पर हजारों लाखों लोग मैदान में आते हैं। तो आप मेहरबानी करें, इस कौम पर रहम करें। हमारा न तहरीक ऐलान के हम रुकन हैं, न हम उसकी क़यादत के किसी दर्जे में हैं, न उनके सरबराह और सरपरस्त हैं, लेकिन अहले सुन्नत व जमात का ये एतिक़ादी मसला है। और जब लोगों पर गोलियां बरसाई जाएंगी तो सब के दर्द को महसूस करेंगे। सब लोग अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक बात करेंगे। आप वो नौबत क्यों आने देते हैं? और ये जो नाकाबिल एतबार लोग हैं जिन्होंने दस्तखत करके और इनहिराफ किया, इनकी बजाय कोई माकूल बंदे आए हुकूमत के और वो उनकी क़यादत को आज़ाद करके एक जगह जमा करके और उनसे बात करें कि जिनकी बात पर कोई एतबार भी कर सके। बिल्कुल ठीक है। बार बार जी मुफ्ती साहब, आपने बड़ी गुफ्तगू फरमाई, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है। जब वापस आते हैं तो इस इशू पर और गवर्नर स्टेट बैंक के जो इक़दामात हैं, जिस तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तानी करेंसी बेऔकात हुई है, वो सब क्या मामला है। आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ होंगे और जो दीगर इश्यूज़ हैं उन पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के मामलात पर, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान मेरे साथ थे और एक जो मामला है, बड़ा संगीन मामला, जिसकी वजह से जीटी रोड बंद है और बहुत सारे लोग तंग हैं, उस पर हमने बड़ी खुलकर बात की और मुफ्ती साहब ने अपना जो राय थी उसका उन्होंने खुलकर इज़हार किया। अब जो दीगर मामलात हैं जिनमें इकॉनमी को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उनका ज़िक्र कर लेते हैं। एक सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त जो रुपये की कीमत है डॉलर के मुकाबले में, आज अगरचे थोड़ी 2-2.25 रुपए डॉलर की प्राइस में कमी हुई है, क्योंकि सऊदी अरब से ये इतलात आई हैं कि वो $3 बिलियन जमा करवाएगा स्टेट बैंक में और फिर 1.2 बिलियन की उन्होंने हमें तेल ख़रीदने के लिए भी $1 मिलियन ए मंथ के हिसाब से वो दिए हैं पैसे, उसका ऐलान किया, जिसकी वजह से कुछ दबाव कम हुआ है। लेकिन हमारे जो बोल के बड़े सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं और ग्रुप एडिटर भी हैं बोल पब्लिकेशंस के, इलेक्ट्रॉनिक सहाफ़ी भी हैं, माशाल्लाह प्रोग्राम भी पहले करते रहे हैं, आमिर ज़िया साहब, उनका आज एक मजमून छपा है द बाकर ब्लंडर बोल न्यूज़ के लिए उनकी वेबसाइट पर। वो हमारे साथ इस वक्त हैं और उनसे हम जानेंगे कि ये जो इतना ज़्यादा पाकिस्तानी रुपया बेतौकीर हुआ है, कुछ लोगों ने पहले ही कहा था जब बाकर रज़ा साहब की अपॉइंटमेंट हुई थी कि मिस्र में जब ये IMF के चीफ़ के तौर पर इन्होंने काम किया तो वहाँ पर जो मिस्री रुपया है उसका जिस तरीके से जनाजा निकाला, ये पाकिस्तान में भी ऐसा ही करेंगे। तो आज आमिर ज़िया साहब ने लिखा है द बाकर ब्लंडर और उनकी अपॉइंटमेंट से उन्होंने गुफ्तगू की है इस पर। तो आमिर ज़िया साहब, ये तो मैंने आपका ये पढ़ा है कॉलम, सबसे पहले तो बड़ा ज़बरदस्त आपने ये लिखी है स्टोरी, तो ये तो वाकई अगर आपकी कहानी पढ़ें तो ये तो बहुत बड़ा एक ब्लंडर है। ये तो जिस तरीके से रुपए को बेतौकीर किया गया है और कोई इकदाम नहीं उठाया गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया सब ये।
जी दुरुस्त फरमाया समी इब्राहिम साहब आपने। और अगर आपको याद हो कि जब इनका रजा बाकर साहब की तकरीरी हो रही थी 2019 में, उस वक्त भी पाकिस्तान के बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट थे, सीनियर लोग थे, उस पर उन्होंने एक रेड फ्लैग, सुर्ख उन्होंने झंडी लहराई थी। उनका कहना ये था कि इस पोजीशन के लिए, यानी कि स्टेट बैंक के गवर्नर के तौर पर, ये बहुत जूनियर उसके वो हैं, मतलब जूनियर शख्सियत हैं। क्या वजह है? क्योंकि ये इजिप्ट में कंट्री हेड था IMF के। अच्छा, वो कोई हमारे डिप्टी सेक्रेटरी लेवल की ग्रेड 19 की नौकरी होती है। इससे पहले भी हमारे मुल्क में मल्टीलैटरल इदारों से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से लोग आए हैं। इशरत हुसैन साहब आए, शमशाद अख्तर साहब आई, मोहम्मद याकूब साहब आए, लेकिन वो तमाम के तमाम लोग बड़े सीनियर पोजीशन के लोग थे। बाकर रजा साहब के हवाले से तशवीश ये थी, क्योंकि नौजवान आदमी है और जाहिर है कि जब इनकी टर्म खत्म हो जाएगी तो ये दोबारा जाकर उन्हीं इदारों में नौकरी करेंगे जहां से ये आए हैं। तो इनके हवाले से इनके ऊपर एक सवालिया निशान उठाए जा रहे थे। लेकिन जाहिर है कि उस वक्त की हुकूमत ने, जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने इनको बतौर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हुए उसको रिजेक्ट किया। और जो फिर आप देखें कि आती ज़माने में रुपया हमारा 121-22 के ऊपर हुआ करता था डॉलर के मुकाबले में, तो इन्होंने एकदम एक झटके में हम 152-53 पे पहुंच गए। और उसी तरह हमने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, 13.25 पर आ गए। और उसी तरह आपने देखा होगा कि हॉट मनी, यानी कि ज़्यादा सूद देकर हम लोगों ने डॉलर यहाँ पे जमा करवाए। तो ये तमाम वो इक़दाम थे कि जो पाकिस्तान की मईशत पर बोझ बन गए। और उसका जो इम्पैक्ट आया था, ये डॉक्टर शफाक हसन खान पाकिस्तान के बड़े सीजन्ड इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में उन्होंने काम किया है, DG डेट मैनेजमेंट रहे हैं ये डेट ऑफिस के। उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक 40 अरब डॉलर का जो है पाकिस्तान इकोनॉमी पे बोझ पड़ा। क्योंकि जब भी रुपया डिवैल्यू होता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हम बगैर कर्जा लिए हमारे कर्जे में इजाफा हो जाता है। तो एक तो ये पूरी कहानी थी जिस पे लोगों ने तशवीश का इजहार किया। अच्छा, अब जबकि आपने देखा होगा 3-4 महीने पहले ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान की मईशत में जो है माशी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं, हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा IT सेक्टर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा था आपकी, और जो मतलब है टेक्सटाइल सेक्टर की जो एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हैं। तो फिर एकदम आपने देखा कि यकायक सेंटिमेंट बदल गया। और वो क्यों बदला? कि डिवैल्यू जिस तरह से रुपए को किया गया, एकदम आप देखें कि 174-75 के फेरे में हम आ गए। और इसका भी जो अगर आप इम्पैक्ट कैलकुलेट करें कि बगैर कर्जा लिए हमने अपने कर्जे में 1890 अरब का इजाफा किया है। और उसमें अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट समी साहब शामिल कर लें तो वो जो है तकरीबन 2000 के करीब, यानी कि 1966 के करीब जो है अरब रुपए का हम पे बोझ पड़ गया है, जो कि एक सिक्योरिटी रिस्क है। अगर आप मुझे मौका देंगे तो उस पर मैं आगे भी बात करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी तमीद काफ़ी तवील हो गई है। जी नहीं, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि हमारा कर्जा लिए बगैर कर्ज बढ़ गया है और स्टेट बैंक ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे जो डॉलर की जो बढ़ती हुई कीमत है उसको कोई ब्रेक लगाई जा सके। और लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये 200 रुपये तक जाएगा। आज कुछ कमी हुई है सऊदी अरब की तरफ से जो ऐलान हुआ, और तवक्को ये की जा रही है कि IMF की तरफ से भी जब ऐलान अगर हो गया तो फिर शायद ये और नीचे आएगा डॉलर। लेकिन आमिर साहब, जो मेरी करेंसी के जिन डीलरों से बात हुई है वो ये कहते हैं कि ये जो प्राइस हाइक है, ये जो डॉलर की कीमत में इजाफा है, ये बेसिकली डॉलर स्मगल हो रहा है और हुकूमत पाकिस्तान कुछ भी नहीं, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। तो ये जो भी जितने मर्जी डॉलर पाकिस्तान आ जाए, अगर इसकी फ़्लाइट अफ़गानिस्तान जारी रही तो इसकी जो बढ़ती हुई कीमत है थोड़ा बहुत उसमें उतार चढ़ाव तो आ सकता है, लेकिन ये अपनी हकीकी सतह पर नहीं आ सकती और इसमें इजाफे का रुझान तो बरकरार रहेगा। देखिए, एक बिल्कुल आपने ये फैक्टर यकीनन है, लेकिन माजी में अगर मेरी स्टेट बैंक के जो माजी के वो रहे, माहिरीन रहे और एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात हुई है, उसमें होता है कि हमारी जो डॉलर करेंसी मार्केट है वो अगर बैन अल-अक़वामी में उस पर देखें तो बहुत छोटी सी मार्केट है। इसको कॉर्नर करना बहुत आसान होता है। तो इसमें स्टेट बैंक का बड़ा एक रोल होता है कि वो बैंक्स को कहता है कि जी आप जो है मतलब है ये नहीं कि आप डॉलर फेंकते हैं मार्केट के अंदर, आप कहते हैं कि जी डॉलर को किस सतह पे रखना है, यानी कि पैनिक जो है वो क्रिएट नहीं करते। अब यहाँ पे जो सवाल है वो सिर्फ डॉलर स्मगलिंग का नहीं है। असल सवाल ये कि ये जो IMF से हमारी टॉक्स हो रही हैं उसकी कुछ कहते हैं प्रोडक्ट कंडीशंस हैं, ये प्री कंडीशंस हैं कि जिसकी वजह से आपने उनको मीट करने के लिए अपनी करेंसी को इतनी तेजी से गिराया है। बात यह है कि अगर हम ये दावा है पाकिस्तान का कि हमारी रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हैं तकरीबन 29-30 बिलियन डॉलर की,
हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट होने जा रही है 30 बिलियन डॉलर की, ठीक है ना। तो ये आपके पास 60 बिलियन का एक आपके पास एक कुशन आता है। आप सिर्फ 2 महीने के करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर इस रुपए को इतना गिरा दें तो कोई तुक की बात नहीं बनती, क्योंकि कल तक हम सुन रहे थे कि जी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बहुत अच्छा है, मतलब 24 अरब का तो लास्ट वीक भी था, और मजीद इसके अंदर मतलब 3-4 बिलियन डॉलर 3 बिलियन डॉलर और आ जाएंगे, तो वो भी हमारा एक कंफर्टेबल लेवल पर है। तो कोई ऐसी ऑब्जेक्टिव कंडीशन नहीं है। मेरी कराची में टॉप बिजनेसमैन से बात हुई है, मेरी यहाँ पर टॉप बैंकर से बात हुई है, वो सब हैरान है कि स्टेट बैंक किस तरह से अलाउ करे। उसकी वजह ये है, देखें इसका एक और एस्पेक्ट है जो बड़ा खतरनाक एस्पेक्ट है, वो ये कि जब आपका कर्जा इतना बढ़ गया और अनमैनेजेबल हो गया, तो जब आप अगला साल बजट साजी के लिए जब जाएंगे, जो असल खतरे की घंटी है हमारे लिए, वो ये कि हम इंटरेस्ट पेमेंट के बाद और सूद की अदायगी के बाद और कर्जे वापस करने के बाद हमारे पास इस बात के पैसे नहीं होंगे कि हम डिफेंस बजट और वो जो आपका डेवलपमेंट बजट है अपने पैसों से बना सके। वो बोरोड मनी पे बनेगा, और जब आप बोरोड मनी पे बनाएंगे तो आपका जो है सिक्योरिटी, मैं समझता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है पाकिस्तान के लिए। और यही जो आलमी ताकतें हैं, मगरबी ताकतें और उनके जो हाशिए बरदार IMF हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गए, उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान को एक बतौर प्लाइंट स्टेट देखना चाहते हैं, और उनकी ख्वाहिश ये है कि जी पाकिस्तान पे इस तरह की हम शराइत आयद कर दें कि वो हम हर बात हमारी तस्लीम करे। वो इंडियन हेजेमनी जो एक बड़ा गेम है फिर इस मुल्क का जियो स्ट्रेटेजिक, कि जी इंडियन हेजेमनी की भी बात होगी, फिर आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी बात होगी, आपके डिफेंस बजट पे भी होगा। और अभी IMF की जो शर्त आई है कि आप एक अकाउंट कर दें तमाम गवर्नमेंट के उसका, ये तमाम इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जनाब वो पाकिस्तान को किस तरह से घेरना चाहते हैं। और उसमें फिर रजा बाकर जैसे जो अफराद हैं कि जो मेरे ख्याल में उस हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि जिसने उनको इज्जत दी, उनको बाहर से दरामद करके मुसल्लत किए स्टेट बैंक पे, तो ये बजाय जब टेबल पे गुफ्तगू होती है या जो इकदाम करते हैं, बजाय ये पाकिस्तान के मफाद में करें, ये IMF का, वर्ल्ड बैंक के एजेंडे को पूरा कर रहे होते हैं। और यकीनन जो लोग सवालिया निशान उठाते थे कि जी हमें IMF के पास इन हालात में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये आपकी नाक रगड़वा देंगे, और वो यही कर रहे हैं। देखिए आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप इतने सीनियर सहाफ़ी हैं, इतने तज्जियाकार हैं, कि दुनिया में, तीसरी दुनिया में कोई भी मुल्क हो जिसको IMF के पास जाना होता है तो IMF के पास एक ही प्रिस्क्रिप्शन होता है। वो लैटिन अमेरिका का मुल्क हो, अफ्रीका का हो, मिडल ईस्ट का हो, एशिया का हो, वो जाते ही कहते हैं कि जी हर बीमार को एक नुस्खा है कि जी वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, रुपया डिवैल्यू करे, पावर टैरिफ, एनर्जी टैरिफ में इजाफा करे और सब्सिडीज का खात्मा करे और इकोनॉमिक ग्रोथ को कम करे। अब ये आप प्रिस्क्रिप्शन दुनिया के हर मुल्क पे नाफिज करते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव कंडीशन मुख्तलिफ हो उसकी। तो ये चीज़ देखें, जब इस मुल्क में तकरीबन 22 प्रोग्राम हम पहले ले चुके हैं, पाकिस्तान के जू हम दवा करते हैं उतना ही हमारा मर्ज बढ़ता जाता है। तो हमें सोचना चाहिए कि IMF के लाए हुए लोग और IMF का प्रोग्राम जो है वो किस हद तक पाकिस्तान के लिए सूदमंद है, और क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है कौम परस्त नेशनलिस्ट कि हम इनसे छुटकारा हासिल करके किसी भी तरह जो है अपने पैरों पे खड़े हों और इस कशकोल को तोड़ें। जी मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आपने जो मेल था उसका जवाब सवाल से पहले ही दे दिया जो सिक्योरिटी रिलेटेड था। लेकिन जब मैं वापस आता हूँ तो आपने एक और बात कही है कि IMF की जो कंडीशंस हैं उसके हवाले से एक बात जिसका आपने जिक्र भी किया, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा तफसील से इस पर बात करें कि ये जो इदारों के अकाउंट्स हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान आर्मी के मुख्तलिफ़ अकाउंट्स हैं प्राइवेट बैंक्स में, IMF की एक शर्त ये है कि उसको स्टेट बैंक में रखा जाए, एक बैंक में रखा जाए। क्या इसकी वजह यह है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को दिए गए एक एक पाई पर नज़र रखना चाहते हैं कि वो कहाँ पर ख़र्च हो रही है? और जो सिक्योरिटी रिस्क की बात की जा रही थी, तो फिर ये कौन सी हिकमत है कि एक IMF के मुलाजिम को आपने इतने इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो पर बिठा दिया कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी, दैट इज़ एट स्टेक। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इकॉनमी पर बात हो रही है और रज़ा बाकर वो शख्सियत हैं जो IMF से मुंसलिक हैं, बड़े यंग हैं, और यहाँ से जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो तवक्को यही की जा रही है कि वो IMF में जाकर ही काम करेंगे। और जो उन्होंने यहाँ पर जो कुछ किया है उससे जो मामलात हैं वो आपने आमिर जाज़ साहब की ज़बानी सुन भी लिए।
आमिर साहब, सिक्योरिटी रिस्क तो फिर वो हैं और उनको इस जगह पर बिठाना, क्या ये नहीं सोचा गया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी किन हाथों में होगी, कर्जा इतना बढ़ जाए और फिर उसके बाद आपको हर चीज़ के लिए पैसे मांगने पड़ें, तो ज़ाहिर है फिर जो उस वक्त जो नज़र होगी वो तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पे होगी ना, कि उनके लिए कोई ब्लैकमेल किया जाए। इस पर भी बयान फरमा दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे ज़रा लॉजिक बता दें आप, जो गवर्नर साहब ने फरमाया मैनचेस्टर में कि 90 लाख पाकिस्तानियों का तो फ़ायदा हो गया जो बाहर से पैसे भेजते थे, बाकी जो 22 करोड़ हैं वो तो बर्बाद हैं ही हैं, लेकिन 90 लाख का फ़ायदा हो गया। क्या व्हाट ही वाज ट्राइंग टू गेट, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी सपोर्ट रहे खान साहब के लिए, क्या आई मीन ये क्या स्टेटमेंट थी? बड़ा गैर मंतकी सी बात है। बात ये होती है कि गालिबन खुद, क्योंकि इनका ये खुद एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी है, तो इन्होंने अपने हवाले से ये चीज़ सोची होगी कि जी उन चंद कहते हैं लाख लोगों का भला हो जाएगा, या जो भी 10-20 लाख जितने भी उनकी तादाद होगी उनका भला हो जाएगा। तो वो एक तरह का मैं समझता हूँ कि स्लिप ऑफ टंग भी कह सकते हैं, हो सकता है हुआ हो, एक उन्होंने जोश खिताबत में बात कर दी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बड़ा शोर मचा इस बयान के ऊपर, लेकिन असल जो शोर मचना चाहिए इस बयान पे नहीं, बल्कि जो उन्होंने अमली इक़दामात किए हैं पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने के लिए, उस पर हमारा ज़्यादा हंगामा होना चाहिए कि जो उन्होंने कहा वो इतना अहम नहीं है, जो उन्होंने किया वो ज़्यादा अहम है। कि उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान का, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि बिना कर्जा लिए हमने अपना कर्जा बढ़ा दिया। हमने $6 बिलियन जो IMF का हमारा इस वक्त का वो है प्रोग्राम है, $6 बिलियन का है वो, उसको हासिल करने के लिए हमने $51 बिलियन का नुकसान किया। जब आपने हाई इंटरेस्ट रेट रखे और रुपये को डिवैल्यू 2 मरतबा किया, 121 से 53 लेकर आए और 153 से 174-75 लेकर गए, तो इसका जो मजमूई इम्पैक्ट है वो $51 बिलियन का है। और ये कोई मेरी कैलकुलेशन नहीं है, मतलब जैसे मैंने अर्ज किया कि आप किसी भी पाकिस्तान के हफीज पाशा साहब से आप बात कर लें, आप डॉक्टर शफाक हसन खान साहब से बात कर लें, उनकी कैलकुलेशन यही कहती है कि जनाब इतना बड़ा इम्पैक्ट आया है। आपको एक जो है पाकिस्तान का सीजन इकोनॉमिस्ट नहीं मिलेगा या कोई बिजनेसमैन नहीं मिलेगा जो रजा बाकर के हक में कोई अच्छी बात कर रहा हो। रोशन डिजिटल अकाउंट हो या उससे पहले हॉट मनी लेकर आए हैं, आप 7% अगर सूद दे रहे हैं तो भाई इसका मतलब ये है कि जो आपको डॉलर रेज करने हैं वो बॉन्ड्स के जरिए भी कहीं कम उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट पे आप हासिल कर सकते हैं। इस्लामिक बॉन्ड इशू करें, सुकूक करें और यूरो बॉन्ड करें, वो भी आप देखिए कि उसकी तरफ नहीं गए। तो पूरा का पूरा जो थ्रस्ट है वो ये कि पाकिस्तान को माशी तौर पर इस तरह जकड़ दिया जाए कि हम कोई खुद मुख्ताराना तौर पर अपना कोई फैसला कर ही ना सकें। और जब हमारे पास डिफेंस बजट बनाने के भी पैसे नहीं होंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी। और जैसे बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि असल इशू क्या है कि इनको हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम खटकता है। ये चाहते हैं कि जी भारत की हेजेमनी जो है हम कबूल करें, और इसके पीछे आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो IMF को चला रहा होता है जो रियासत, वो अमेरिका है। यकीनन हमारी हुक्मरान अशराफिया के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन सवाल ये कि किस कीमत पर और किन शराइत पर। अगर हमने अपने कोर नेशनल इंटरेस्ट पे कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो उसका मतलब ये, तो फिर तो मतलब बात ही खत्म हो गई। और जो पहले इक़दाम दुरुस्तगी का होगा वो ये होगा कि जी रजा बाकर साहब जैसे लोग, जिनको उर्फ़े आम में इकोनॉमिक हिटमैन कहा जाता है, कि इस तरह के लोग छोड़े जाते दुनिया भर की तीसरी दुनिया के ममालिक में कि जाकर वहाँ पर कहते हैं ना आलमी साम्राज्य के शिकंजे में मजीद जकड़े उनको। तो इन जैसे लोगों से छुटकारा हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। लोग हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो इमरान खान की बात करती है, फलां की बात करती है, लेकिन असल बात ये कि ये लोग जब तक मुसल्लत रहेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान न तरक्की करेगा न अपने पैरों पे खड़ा होगा। जी अच्छा, बात आपने बड़ी अच्छी कही, लेकिन इस वक्त तो कोई बात ही नहीं कर रहा पाकिस्तान के मफादात की। और जो हमारे कोर इश्यूज़ हैं, एक मैं छोटा सा उसका हवाला देता हूँ कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पर जो जम्मू में जो गवर्नमेंट है उसने UAE की गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का। अब वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कोई पाकिस्तान उस पर आवाज़ नहीं उठा रहा, कहीं किसी ने कोई बात नहीं की। फिर न सिर्फ ये बल्कि ये भी ऐलान कर दिया गया कि श्रीनगर और दुबई के दरमियान इंडियन एक एयरलाइन को बराह रास्त परवाज़ की इजाज़त दी गई है। अब बहुत सारे जो इक़दामात हैं जो टेरिटरी है डिस्प्यूटेड टेरिटरी उसमें नहीं लिए जा सकते। ये ख़ास तौर पर जो इन्वेस्टमेंट है वो तो बिल्कुल वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको भी वो तब्दील कर सकती है।
और वहाँ पर जो गैर कश्मीरी है वो आकर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतने अहम मामलात पर खामोश है। हमें गुफ्तार के गाजी तकरीरें करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अमली तौर पर जिन मामलात पर बोलना चाहिए उन पर बोलते नहीं है। तो फिर ये रज़ा बाकर की अपॉइंटमेंट तो बहुत एक छोटा सा काम नहीं है, ये सारे बड़े कोर इश्यूज़ पर हमें कंप्रोमाइज़ कर लिया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। बात ये हम समझते हैं कि मकबूजा कश्मीर जो है वो ट्वीट करने से और अलामती तौर पे अगर से आप पट्टी मान लें उससे आज़ाद हो जाएगा, या कश्मीरी भाइयों पे जितना जुल्म सितम हो रहा है हम उनकी मदद कर सकेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। बात यह है कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत जो है वो डेमोग्राफिक चेंजेस ला रही है, मतलब उनका इरादा नहीं है। उन्होंने कश्मीर की ज़मीन को, जो उनकी अपनी स्टेट्स हैं, उनको फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है। और क्योंकि हमारी मैशत कमज़ोर है और हम यूएई के सामने एहतजाज उस तरह से नहीं कर सकते जो कि हमें करना चाहिए, तो बाज़ चीज़ों पे आपको रेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो आप देखते हैं कि आपको एक पुरस्कार खामोशी नज़र आती है उस चीज़ के ऊपर। आपका मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो एक सेटबैक हमें हुआ था जब OIC के अंदर इंडिया को जो है मदऊ किया गया था, वो आप दौर याद करें। तो उसके अंदर भी जो सबसे बड़ी बात थी कि हमारी क्योंकि माशी कमजोरी और हम एक सख्त जवाब नहीं दे पा रहे भारत उसको, जो ममालिक हमारे साथ जो है मतलब हमारे मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसे ही होता रहेगा। और इसके लिए यकीनन माशी तौर पर एक मुस्तहकम पाकिस्तान, एक सियासी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान ही जो है कश्मीर का मुकदमा भी लड़ सकता है और कश्मीरियों के हक में जद्दोजहद भी कर सकता है। वरना ज़बानी जमा खर्च से तो ना कश्मीर आज़ाद होना है, बस वो एक होगा कि हम अपना कहते हैं ना छोटा मोटा फ़र्ज अदा कर लिया, उंगली कटा के शहीदों में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। समी साहब जी बिल्कुल जी। रिसेंटली अभी एक्सरसाइज हुई हैं, इसराइल ने जॉइंट एक्सरसाइज की हैं 70 नेशंस, और उसमें UAE ने भी शिरकत की है। और मैं पढ़ रहा था जो इजरायली एयरफोर्स के चीफ़ है उनका ये बयान कि बहुत जल्द ये जो अलायंस है ये ईरान को काउंटर करने के लिए ये इस्तेमाल होगा। और अगर ईरान को काउंटर करने की वो बात कर रहे हैं जिसमें UAE की फ़ोर्स भी शामिल है, और इंडिया, मुझे तो ये लगता है कि UAE वाले ये फ़ैसला कर चुके हैं कि अब उनका मुस्तकबिल, जैसे अमेरिका ने फ़ैसला किया यहाँ पे इंडिया के साथ है, UAE भी ये फ़ैसला कर चुका है कि उसका जो मुस्तकबिल है वो इंडिया के साथ है। तो वो तो फिर वो जो 70 नेशन जो फोर्स है उसकी जो एक्सरसाइजेज़ हैं किसी भी मरहला में आगे जाके वो सिर्फ ईरान के ख़िलाफ़ नहीं रहेंगी, उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल हो सकता है। अगर आप ये बात करें, बात ही कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान की चाइना से बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। गो के अमेरिका की मोहब्बत की वजह से जो हमारे हुक्मरान अशराफिया के बाद लोगों में है, उसकी वजह से ज़रा सा शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, लेकिन हम उसको काउंटर कर सकते हैं। रूस यहाँ पे एक बड़ा मतलब है, एक कहता है अफगानिस्तानी बीच में है, तो उनसे भी मतलब है कि आप ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस नहीं है, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी सियासत में पहले आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। जब आप मजबूती से किसी चीज के ऊपर आप कोई कहते हैं ना कि मौक़िफ़ ले लेते हैं, तो उसके बाद जो है आपकी जो मतलब मुखालिफ फोर्सेस होती हैं, जो आपके मुखालिफ का मतलब दुश्मन का जो दुश्मन है वो आपके साथ आगे खड़ा होता है। अब क्योंकि हमारा अपना मसला ये कि हम खुद लोगों को, हमारे दोस्तों को नहीं पता होता कि हम कितने कमिटेड हैं इस इशू के ऊपर, तो उसकी वजह से आप देखें कि हम तन्हाई का भी शिकार हो रहे हैं और हम जो है अपने पाकिस्तान का जो लिवरेज है, और वो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, उसको हम सही तौर पे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पुअर लीडरशिप है और ये तसलसल है। सिर्फ इमरान खान की बात ना करें, अगर आप नवाज शरीफ साहब के दौर में तसलसल था, मिर्दारी साहब ने कहा था कि जी देयर इज वो मशहूर मारूफ जुमला है ना कि देयर इज अ लिटिल इंडियन इन एवरी पाकिस्तानी एंड लिटिल पाकिस्तानी इन एवरी इंडियन। तो सारे वो दौर याद करें। फिर नवाज शरीफ साहब का दौर जो था उसमें तो बहुत ज़्यादा भारत के आगे जो है लेट गई थी हुकूमत जो थी उस वक्त की। तो एक तसलसल है। और इमरान खान के इनके जो लोग हैं, उसके इमरान खान साहब, मैं भी समझता हूँ कि उनकी नीयत यही होगी कि वो पाकिस्तान को के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन जब आपके रज़ा बाकर कहीं पर है, कहीं पे कोई और एडवाइज़र आपने अमेरिका से दरामद करके लगाया हुआ है, तो उसका मतलब ये होगा कि आप वो फैसले नहीं कर सकेंगे जो करने चाहिए। क्योंकि ये जो अमेरिका पलट, मगरिब पलट लोग हैं, ये डराते रहेंगे आपको, बिल्कुल डराते रहेंगे। आपको कहेंगे जी आप बड़ी वो वाली सियासत करें जो होशमंदी की सियासत है, लेकिन बाज़ औक़ात जुनून की और उसकी सियासत करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमाया। बात आपने बड़ी अच्छी की कि अब दिल के हाल तो अल्लाह ही जानता है, इमरान खान साहब के दिल में क्या है वो मैं तो नहीं जान सकता। मैं तो बज़ाहिर जो इक़दामात होते हुए नज़र आ रहे हैं वो तवक्कुआत के बरक्स हैं, और कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसे शख्स के से, इमरान खान टाइप जैसे बंदे से इस तरह के इक़दामात होंगे जिनके लिए
जिनको हुकूमत में लाने के लिए हम भी अपना हिस्सा डालते रहे कहीं पर बैठ के। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे और जो भटके हुए हैं उनको राह रास्त पर लाए। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।